हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका जो जेईई मेन का 29 जनवरी को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे, बट प्रॉब्लम यही रहा, जब हम रिकॉर्डिंग एंड करने गए तो पता चला कि हम म्यूट करके रखे हुए थे। 45 मिनट्स के करीब वीडियो गया था, बट म्यूट है तो कोई रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया, इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं 27 जनवरी का, बोथ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जैसा उन दोनों में हम लोग आपको बताए थे कि जो कोई का भी आंसर है हम सभी को हाईलाइट करके रखेंगे, ताकि इसका जब हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। फिर आपको ये बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये आज का पहला प्रॉब्लम है। इसमें हमें रूबिडियम एटम का बताना है कि जो चारों क्वांटम नंबर दे रखा है वो कौन सा सेट सही है। आपको मालूम ही है, क्वांटम सेट बताने के लिए हमें पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए, रूबिडियम हम लोग जानते हैं ये किसका है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल में आता है। याद कीजिए, हेलेन कब्ड से फरार निमोनिक्स है। तो देखिए, इसमें रूबिडियम आरबी। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS1। तो N तो सभी में कॉमन है, तो उससे हमें देखने की जरूरत है नहीं। देखिए S आ रहा है, और आपको मालूम है S के लिए L का वैल्यू भी 0 होता है और Ml भी 0 होता है। तो चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दोनों 0 है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको हिट कर सकते हैं। इसलिए आंसर इज थर्ड। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये एक क्वेश्चन आया है डी ब्लॉक पे और एक और क्वेश्चन आया है। देखिए, दोनों ही पोटेशियम परमैंगनेट पे है। इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में कि जब ये डिकम्पोज करता है हीट करने पे, टेम्परेचर देखिए 513 केल्विन, तो वो क्या फॉर्म करता है। देखिए, आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे 8.4 में सेक्शन में, व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेज एट 513 केल्विन। तो देखिए, KMnO4 K2MnO4 बनाता है और MnO2 बनाता है, K2MnO4 और MnO2। करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम जो पूछा था, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें कह रहा है जब अल्कलाइन मीडियम लेते हैं तब ये ऑक्सीडाइज करता है, बिकॉज हम जानते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये 27 जनवरी शिफ्ट 2 में भी एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट किया। तो देखिए, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा I- को, वंस अगेन NCERT में ही दे रखा हुआ है, तो ये I- से IO3- बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, तो IO3-। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बार बार कहे हैं कि NCERT को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, बिकॉज देख रहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, मालूम रहेगा तभी कर पाएंगे। वहाँ पर दिमाग नहीं लगाने नहीं ना जाएंगे कि हाँ K2MnO4 बनेगा कि दोनों बनेगा, क्या बनेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और रिविजन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए जो इस साल पूछ रहा है और 2019 में जो पूछा था 8 अप्रैल को शिफ्ट 1 में, सिमिलैरिटी देखिए आप कॉन्सेप्ट का। हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट। अब आप देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल CH2 लगा हुआ है और यहाँ ET है, OET है। CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे OMe है, और दोनों में ही कॉन्क HBr हीट, कॉन्क HBr हीट। कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम बार बार एम्फेसिस करते हैं PYQ पे। इसलिए आप मेरा प्लेलिस्ट भी देखते होंगे, ज़्यादातर हम थीमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप जेईई एडवांस का देखे होंगे। तो हम PYQ सॉल्व किए हैं, लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक पे किस तरह से पूछ रहा है। सिमिलर फैशन में हम जेईई मेन और नीट का भी करने वाले हैं। अभी फिलहाल ईयर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, बट हम ये भी करने वाले हैं। सो उसका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि देखिए, कॉन्सेप्ट रिपीट किया, तो इसलिए प्लीज़ PYQ बनाइए और प्रॉपर एनालिसिस भी कीजिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं फिर से। आप याद कीजिए कि जब कभी भी फिनाइल मिथाइल या फिनाइल अल्काइल ईथर होता है, तो आप पढ़े हैं कि ऐसे केसेस में HBr है तो पहले तो ये प्रोटोनेट करके H या O+ बना देता है, OH+। और नेक्स्ट स्टेप में आप किधर से बॉन्ड तोड़ते थे, अल्काइल वाला से तोड़ते थे, यानी इधर से Br- आएगा, इधर से अटैक करेगा। इधर से क्यों नहीं होता है, बिकॉज आप याद कीजिए, आप पढ़े भी हैं, OH क्या है, लोन पेयर है, जो कि एक रिंग में इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर ये जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना देता है यहाँ पे। पहला बात, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, बढ़ गया।
दूसरी बात, ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर भी है, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ना टफ हो जाता है। आप ये पढ़े हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर में, इसीलिए ये इधर से अटैक करके और तोड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर OH बनेगा। तो देखिए गलत गलत, OH है OH है। सेकंड, इस पे भी रिएक्शन जाएगा क्योंकि एक्सेस में दे रखा हुआ है, तो आपको मालूम है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पर H+ का अटैक करेंगे तो अंदर पॉजिटिव बनेगा कार्बोकैटायन, यानी Br- अंदर की ओर आएगा, तो अंदर की ओर आएगा, इसलिए आंसर 4 हो गया। वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसलिए Br नहीं बिकॉज OH बनेगा, OH है और Br अंदर आएगा, तो Br अंदर आएगा, आंसर बी। इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए और PYQ अच्छे से बनाइए। अब देखिए फिर से इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें आपका हैलोजन ग्रुप से पूछ रहा है P ब्लॉक का। अल्कलाइन मीडियम में जब Cl2 का रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट दे रखा हुआ है और हमें बैलेंस करके इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बताना है। आप जब पढ़ेंगे P ब्लॉक में 7.19 में देखेंगे क्लोरीन के बारे में, प्रॉपर्टीज में दे रखा हुआ है, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप कंडीशंस वेरी कर देंगे, एक केस में कोल्ड और डाइल्यूट ले रहे हैं, दूसरे में हॉट और कॉन्क ले रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए NaCl और H2O को छोड़ दीजिए। ये देखिए एक में NaOCl बन रहा है यानी OCl- और दूसरे में ClO3- बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि कंडीशंस अगर हम वेरी करेंगे तो किस में क्या बनेगा, तो इसमें जनरलाइज करके दे रखा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ClO- है यानी ये कोल्ड और डाइल्यूट के ही बारे में बात कर रहा है, बट बैलेंसिंग ईजी है, हम लोग देख भी सकते हैं। ये हम इसलिए आपको दिए हैं बिकॉज फ्यूचर में कभी ऐसे भी पूछ सकता है कंडीशंस क्या होगा अगर ये बन रहा है और कंडीशन क्या होगा अगर ये बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले Cl को बैलेंस करते हैं, 2 Cl है तो देखिए एक Cl है और एक और Cl है, ठीक है। अब OH में से पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब ऑक्सीजन को मैच कीजिए, यहाँ 2 हो गया और इधर देखिए एक है और एक है, 2 बैलेंस आउट हो गया, यानी A का वैल्यू 1, B का 2, C का भी 1 और D का भी 1 और E का भी 1। तो A B C D 1 2 1 1 1 2 1 1, आंसर इज 1। इसमें आइए सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग पीछे देखें, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर भी वही होगा। सो बस हमें फिर से वही करना है, H यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ये पाई बॉन्ड कटा दीजिए, जिसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखाएं तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। CrO3 क्या है, पढ़े हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे कि आपका ये यहाँ पर कीटोन बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में जो आप देख रहे हैं ये क्या रिएजेंट है, उल्फ किश्नर रिएजेंट। आप याद कीजिए एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़े हैं जब कभी भी कार्बोनिल से आपको एल्केन में बदलना है यानी कार्बोनिल ग्रुप हटा के ये बनाना होता है तो हम लोग 2 रिएजेंट पढ़ते हैं, एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है उल्फ किश्नर। तो ये उल्फ किश्नर वाला ही रिएजेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ से फर्दर ये बन जाएगा, इसलिए आंसर सेकंड हो जा रहा है। हम मैकेनिज्म के डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं बिकॉज अगर अभी डिटेलिंग में गए तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जस्ट आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे कि देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक हाइड्रेशन पूछ रहा है, फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर रिडक्शन का भी हो रहा है। अब देखिए रेजोनेंस पर 2 क्वेश्चन आया टोटल, एक ये क्वेश्चन है और एक आगे की स्लाइड्स में भी आपको मिलेगा। इसमें कह रहा है कि एक एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर ये है और दूसरा लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का उसे हम क्या कहते हैं। पहला हिंट तो आपको दे रखा है कि रेजोनेंस की बात कर रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी ही होगा, तो इसलिए आंसर 4। अगर हम आपको एनसीईआरटी की भाषा में बताएं तो डायरेक्टली देखिए क्लास 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल में साफ साफ एग्जैक्टली द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस इज कॉल्ड लो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। ये तो बात होगी स्टेटमेंट की। अगर हम इसको आपको समझाने की भी कोशिश करें तो आप इसको मोस्टली पढ़ते हैं जब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर बढ़ रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बढ़ता था। लेकिन जब बेंजीन के केस में देखते थे तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी का देन बी का देन ए का होना चाहिए था, बिकॉज सी में 3 पाई बॉन्ड है और बी में 2 है, बट उल्टा मिलता था, ये दोनों उल्टा हो जाता था यानी बी सी ए। और हम लोग यही समझे थे कि होना चाहिए था, ये मान लेते हैं 100 है बट हो रहा है नीचे आ जा रहा है, इसका एनर्जी मान लेते 70 हो गया आ गया, तो ये जो 30 का डिफरेंस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण आ रहा है।
यही हम लोग पढ़ते हैं ना, और इस पर हम वीडियो भी बना के डाले हुए हैं। तो अब फिर से आप स्टेटमेंट पाइए, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर तीनों बॉन्ड में हम लोग आइसोलेटेड रखते और रेजोनेंस नहीं होता तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता, बट रेजोनेंस होने के कारण स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ये है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। और ये क्यों हो रहा है? रेजोनेंस के कारण, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन लैब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, सॉल्ट एनालिसिस पे है, और हम आपको कहे थे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो क्लोरीन का कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं एनसीईआरटी लैब मैनुअल के नाम से। तो देखिए इसी साल जो 27 जनवरी को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो पूछा था इससे अब एक स्टेप आगे कह गया। यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, जब NaCl H2SO4 और K2Cr2 के साथ रिएक्ट करता है तो जो बी ये बनाता था, और फर्दर इसको NaOH के साथ रिएक्ट करते थे तो जिससे ये बनता था। अभी जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम इसी का रिएक्शन 10% H2O2 और अमाइल अल्कोहल के साथ करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? तो देखिए ये वही रिएक्शन है, देख रहे हैं, Na2CrO4 ये वाला है, और इसका हम फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं जिससे ये बन रहा है। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो आपको आएगा +10 और गलत हो जाएगा, इसलिए CrO5 का स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी है। और इसमें देखने को ये मिलता है कि देख रहे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, इस कारण से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 की जगह +6 आता था। कैसे, वो भी देखिए, -1 बिकॉज पेरोक्साइड है, फिर -1 तो टोटल -4 हो गया, और इसके कारण -2 हो गया, तो -6, यानी x -6 बराबर 0, तो x का वैल्यू +6, तो आंसर इज +6। ओवरऑल अगर हम आपको दिखाएं तो वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो हम बोले थे, ये रिएक्शन से जो कि आपका यहाँ पूछा था, देखिए NaCl H2SO4 K2Cr2 NaCl K2Cr2 H2SO4 जिससे क्रोमाइल क्लोराइड बन रहा है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बन रहा है। अब आज के जो इस लेक्चर में हम बता रहे क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, वो ये वाला रिएक्शन है। बेसिकली होता क्या है, जब जैसे ही ये बनता है ये सॉल्यूशन, इसका दो पार्ट हम लोग कर लेते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अगर आप इसको पार्ट ए कहेंगे और इसको पार्ट बी कहेंगे तो यहाँ से आप दो कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो आज जो 29 जनवरी में शिफ्ट 1 में ये पूछा है, हो सकता है कभी ये पूछ सकता है पार्ट ए वाला कि इससे भी बताइए कन्फर्मेटरी टेस्ट जो आ रहा है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो कि है लेड क्रोमेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, बहुत ईजी है, ये हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा जी को लेकर। जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, 0 होता है तो इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल, और पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बट ये स्पॉन्टेनियस बता रहा है तो आंसर ये गलत हो गया, बट हमें नॉट करेक्ट ही बताना है तो इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। नॉट करेक्ट, नॉट सही, ये सब जो वाला है स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक यही होता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट बोलने जाए डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, गलत हो गया, लेकिन हमें नॉट बताना है तो इसलिए अब ये सही हो गया। अब आइए इसमें कह रहा है ग्रुप 14 के एलिमेंट में अगर हम सिलिकॉन से लेड की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है ग्रेजुअली, बट गलत है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर आप वैल्यूज भी देखें तो देखिए 1.8, 1.8, 1.9 नियरली सेम है सभी, तो घटा कहाँ, लास्ट में आके तो थोड़ा बढ़ ही गया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इस ग्रुप 14 में आपको नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटल भी मिलेगा और मेटलॉइड भी मिलेगा। हम लोग जानते ही हैं नीचे की ओर आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये दोनों सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करता है, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, और ये मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये ट्रू हो गया। 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। आइए इसमें एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर सेक्शन 9.6 बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में साफ साफ दे रखा हुआ है कि अगर आप कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लेंगे तो उसमें कार्बोनिल ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। देख रहे कोबाल्ट के बीच में ब्रिज बना रहा है, और चारों में से यही एक ऑप्शन सही है, एनसीईआरटी। अब आप देखिए वंस अगेन पीवाईक्यू का बेनिफिट, इस साल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एल्कीन का Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए 2021 में भी सेम कॉन्सेप्ट था, एल्कीन का Br2 हैलोजन क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लिया, अभी भी CCl4 है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें एल्कीन पे एडिशन हो जाएगा Cl का। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करा तो हम लोग नॉर्मल रखते हैं,
तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि हम बी की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और जब जैसे ही अगर आप Cl2 के साथ लाइट देने लगते हैं तो याद कीजिए NBS Br2 और HNU वाला रिएक्शन, NBS वाला, इसमें क्या होता था, एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए एलाइलिक में यहाँ दे रखा हुआ है और यहाँ दे रखा हुआ है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत है, बट ऑप्शन B2 गलत ही था, इसलिए आंसर 1 हो गया। अब एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल कैसे आता है, वंस अगेन हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर आप जान रहे हैं वीडियो लंबा हो जाएगा। जस्ट आपको हम यहाँ पर फिर से PYQ का कोरिलेशन बता रहे कि कैसे PYQ आपको हेल्प कर सकता है। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये लासैग्ने टेस्ट के ऊपर है। इसमें आप पढ़ते हैं कि जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, लासैग्ने टेस्ट में ही कहते हैं, तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो एक टेस्ट है जिसमें कि आपका ब्लड रेड कलर आता है, तो हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए NCERT वंस अगेन, जब HCN होता है, HCN माइनस, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही है, तब आयरन इसके साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर देता है। सोर्स 1, अगर आपको हम एक और सोर्स बताएं तो जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं NCERT में, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपको देखने को मिलता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें वंस अगेन देखिए आयरन जब HCN माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो डीप रेड कलर, ब्लड रेड कलर, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहा होगा, बिकॉज अपीयरेंस में ब्लड रेड कलर की बात हो रही है। क्लियर है? आइए इस प्रॉब्लम की, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हुए हैं, इसमें आते हैं। कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की ओर, और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है, बिकॉज साइज घटते जाता है ना, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल घटता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, मालूम है, बिकॉज यहाँ पर n का वैल्यू बढ़ रहा है, n सब शेल, बट यहाँ पर सेम रहता है। और रीजन क्या कह सकते हैं, बिकॉज साइज घट रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो वही है, द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव आउटवेज, तो सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, आंसर इज द 4। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ कर करके देख लीजिए। अगर आप एलिमिनेशन पे जाइए तो आपको ये मालूम बस चाहिए कि एनिलीन हो या फेनॉल हो, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो देखिए पैरा पे है, मेटा पे है गलत, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑप्शन सेकंड गलत होगा, और यही हमें बताना था कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। इनकेस चारों में ही ऑर्थो पैरा दिया रहता तब हमें प्रॉपर ड्रॉ करके देखना पड़ता, अच्छा किस साइड पाई बॉन्ड दिया तो गलत है, या पॉजिटिव कहाँ पर होगा कहाँ पे नहीं होगा, तब आप कर सकते थे। बट डायरेक्ट क्या है कि एनिलीन हो या फेनॉल, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए मेटा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, बिकॉज हमें नॉट बताना था। NCERT जानना होगा बस फिर से, इसके लिए आप क्या ही कर सकते हैं, पढ़ा होना चाहिए। फिर से P ब्लॉक ग्रुप 17 हेलोजन में अकरेंस में देखिए दे रखा है कि किसको क्या बोलते हैं, तो फ्लोरोस्फार आपका CF2 होता है, ना कि BF3, सो आंसर 3, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। अब आइए इधर, फिर से 27 जनवरी का शिफ्ट 2 में हम पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट फिर से पूछ रहा है, तो देखिए टाइटेनियम होगा। और रही बात इन तीनों की, तो वंस अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और विल्किंसन में रोडियम होता है, बस आपको मैच कर देना था, इसलिए आंसर 1 हो गया, कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले एक रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चन आया था, देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाई बॉन्ड दे रखा हुआ है और लोन पेयर दे रखा है, कहाँ, एडजेसेंट पे, एडजेसेंट यही है, मान लेते हैं हम OH। तो आप इस तरह के क्या पढ़ते थे, रेजोनेंसी तो होता है ना, सही है। ये 3 क्यों नहीं होगा, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन से गलत हो गया। हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन है, बट यहाँ पर CH बॉन्ड हम लोग करते हैं, याद आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इलेक्ट्रोमेरिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, H+ होगा तो ये ऐसे अटैक करेगा, या आप इसको इस तरह से कहिए तो Cn- होगा तो ऐसे अटैक करेगा, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। अगेन इसके लिए आप वही कर सकते हैं, पढ़ा होगा, मालूम होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। बायोमोलिकल्स प्रोटीन में अमाइनो एसिड में आइए, ओनली अल्फा अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, अल्फा। क्लियर?
इसमें देखिए, इसमें फिर से बताना है हमें सही और गलत। सबसे पहले देखिए अराइल हैलाइड, तो हम क्या करते हैं, अराइल हैलाइड ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका अराइल हैलाइड। क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, हम पहले हाइड्रोक्साइल बनाते हैं, OH हो गया। अब यहाँ से यहाँ हमें बनाना है, और ये कैसे पॉसिबल है, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज आप याद कीजिए हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं ऊपर के क्वेश्चंस में कि ये जो फेनॉल है ये इस तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है इस सेंटर पे, इसलिए इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, फेनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वायलेंटली। अब इसका कहना ये चाह रहा है अगर हम फेनॉल को OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो HX के कारण ये HX यानी H प्लस X माइनस ये बन जाएगा और X माइनस आके अटैक करके तोड़ेगा। गलत है, हम लोग जस्ट अभी समझे फिर से, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फेनॉल रिएक्ट करता है, गलत, फॉल्स है। और इट कैन नॉट बी प्रिपेयर, ट्रू है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज 4। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा हुआ है 31.4% बाई मास, इसका मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं परसेंटेज W/W, यही मीनिंग हुआ। और इसका मीनिंग क्या होता है, अगर X परसेंटेज है तो X ग्राम सॉल्यूट है डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो हमारा X का वैल्यू क्या है 31.4, तो हम कह सकते हैं 31.4 ग्राम H2SO4 दे रखा हुआ है, H2SO4 जो कि सॉल्यूट हो गया, और 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मीनिंग तो ये निकल कर आया है पहले इस स्टेटमेंट से। और हमें कह रहा है कि आप बताइए मोलरिटी क्या होगा। मोलरिटी हम जानते हैं क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूट का मोल चाहिए, तो मोल क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा हुआ है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 31.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला गया तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो बेसिकली आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू। और वॉल्यूम की बात करें तो हमें लीटर में चाहिए बट ग्राम में दे रखा है, तो डेंसिटी दे रखा हुआ है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास 100 ग्राम है, लिख लिए, डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml है तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ml लिख सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी 100/1.25, और ml है, ml से लीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, लिख सकते हैं इंटू 1/1000 लीटर। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, 12.5 लीटर आ गया, तो बेसिकली अब आप इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 31.4 डिवाइडेड बाई 98, और डिवाइड करेंगे तो 12.5 ऊपर चल जाएगा, 12.5 यूनिट आपको मिल चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमें बताना है कि कौन सा इस सभी में से पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर 1 भी होना चाहिए। इसमें एक सिली मिस्टेक होने का चांस है, हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम क्या करते हैं सभी को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और इधर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए हम जो ट्रिक यूज करने वाले हैं, ट्रिक नहीं बेसिकली शॉर्टकट हम हमेशा करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे एक बार हम आपको बता भी देते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग MOT में, ये इस तरह से होता है, अगर आपको याद हो 1s 1s, फिर से अगर हम ड्रॉ करें प्रॉपरली 2s 2s, अगर फिलिंग नहीं कर रहे हैं आप, ये बॉन्डिंग कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p वाला आने लगता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि अप टू नाइट्रोजन है या ऊपर जा रहा है, तो नाइट्रोजन तक देखिए पहले हम पाई लिखते हैं, और जब ऑक्सीजन से स्टार्ट हो जाता है तो पहले हम नीचे एक बॉक्स लेते हैं सिग्मा वाला, तो बस इसी को ध्यान देना है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम, तो ये तो कम ही है, तो हम शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, हम डायरेक्ट लिखें और डायरेक्ट लिखें, हम इस तरह से शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2, पैरामैग्नेटिक है नहीं है, बिकॉज पैरा भी दिखना है तो इसलिए गलत, हमें दोनों दिखना है, पैरामैग्नेटिक भी और बॉन्ड ऑर्डर 1 भी, तो हम शॉर्टकट मारते जा रहे हैं। हीलियम प्लस 2 में कितना हो गया, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 जा 4, और प्लस है तो 1 कम हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, पैरामैग्नेटिक मिल गया, ठीक है, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग बाई 2, तो 2 माइनस 1/2 यानी 0.5, सो ये भी गलत हो गया। अब आइए O2 प्लस पे, तो O2 हो गया, यानी नीचे क्या आएगा सिग्मा, तो फिर से देखिए सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा, यानी बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग। अगेन हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइक, देखिए यही शॉर्टकट हम करने वाले हैं। तो O2 में कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 ऑक्सीजन है और प्लस के कारण -1 यानी 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करना, तो हम एक क्या काम कर सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको कैसे। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 2 4 2 6, 6 में से 1 गया बाई 2, 5/2 यानी 2.5 आया, लेकिन 1 चाहिए तो ये भी गलत। अगर हम आपको टोटल सॉल्व करके दिखाएं तो अब देखिए बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और एक 5 -5/2, अगेन आ गया 5/2 2.5। तो इसलिए हम शॉर्टकट क्या डायरेक्ट काटते चल जाते हैं जो भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मिला। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अब हमें बताना है N2 2 माइनस, तो N2 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस यानी 2 जोड़ देंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या था 15 है, तो यहाँ पर हम एक और दे दिए 16 हो गया। अगेन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया फिर से देखिए 6 - 2/2 4/2 2, तो ये भी गलत। अब देखिए नेक्स्ट हमें बताना है O2 2 माइनस का, O2 का कितना हुआ 16, 2 माइनस यानी 18, O2 2 माइनस कितना हो गया 18, और F2 भी कितना होता है 9 दूनी 18, तो ये भी F2 का ही होगा, तो दोनों का सेम आएगा। तो ये 16 भर के रखे हुए हैं 17 18, क्या पैरामैग्नेटिक हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी गलत ये भी गलत। अभी तक एक भी नहीं मिला है। अब Ne2+ की बात करते हैं, जो कि अब हम इधर करके दिखा रहे हैं क्योंकि उधर खिचड़ी हो चुका है। शॉर्टकट मारे, ठीक है, ये हो गया 1s के कारण 2s के कारण, और नियोन है तो नियोन देखिए यानी नीचे सिग्मा आएगा, सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा। तो 10 दूनी 20 माइनस 1 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। पैरामैग्नेटिक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर गया 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 गया, 2 में से 1 गया 1/2 यानी 0.5, तो ये भी गलत। अब आइए B2 में। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो कोई भी सॉल्व किए, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, अगर हम इसको ऐसे भी लिख कर देते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नीचे वाला सभी में फिल हो रहा है, देख रहे फिल हो रहा है सभी में, आप ऑब्जर्व किए होंगे। लेकिन अगर आप B2 की बात करेंगे तो B2 फिर से देखिए, इसमें नीचे 2 वाला बॉक्स आएगा 2 पाई। तो अगर हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, तो अगर एक स्ट्रक्चर आप ये लेके चलिए और दूसरा स्ट्रक्चर आप ये लेके चलिए, देखिए सिली मिस्टेक का चांस क्या है। अगर पहले बात B2 यानी 5 दूनी 10 10 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या गया, 2 मिलके आ गया, तो 2 - 0/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 1 आ रहा है, और पैरामैग्नेटिक भी ये मिल गया। लेकिन अगर आप मिस्टेक कर देते सिली कि आप सिग्मा नीचे ले लेते और ऊपर पाई लेते, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आ गया ये पैरामैग्नेटिक। और हम जब बना रहे थे तो मेरे से यही गलती बार बार हो रहा था, इसलिए हमको बार बार 0 आंसर निकल के आ रहा था। फिर हम सोच रहे थे कि क्या गलती हो रहा है क्या गलती हो रहा है, ऑफिशियल आंसर की में तो 1 दे रखा हुआ है। तब हम ध्यान दिए, हम इसलिए आपको बार बार स्ट्रेस करें बिकॉज हम सिली मिस्टेक क्या किए हैं हम बता दिए, ताकि आप इस तरह का मिस्टेक नहीं कर सके, बिकॉज ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या सिली मिस्टेक हो सकता है। क्लियर है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। आई मीन सिर्फ न्यूमेरिकली आंसर 1 है, क्योंकि B2 ही सिर्फ पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब आते हैं इस पे, अगेन NCERT देखिए, बताना है कि इन सभी में से किस में सल्फर रहेगा। बायोमोलिकल में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन अमाइनो एसिड में सिस्टीन और टायरोसिन में। तो देखिए टायरोसिन में यहाँ सल्फर नहीं है बट सिस्टीन में है, तो जस्ट NCERT मालूम होना पड़ेगा, गलत सही है। अब इनकी बात करें तो देखिए NCERT का क्लास 11th का, जिस तरह से 27 जनवरी का शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोहेक्सिन क्या है, एलिसाइक्लिक है, वंस अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दे रखा हुआ है जो हम बताए थे। उसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में भी दे रखा हुआ है कि फ्यूरान, थायोफिन और पिरिडिन ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, जिसमें से थायोफिन में सल्फर है। तो देखिए थायोफिन में सल्फर है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। पायरोल हम देखें हमको कहीं मिला नहीं, इनकेस हो सकता है मेरे से कहीं छूट गया हो, बट आई एम श्योर नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए,
इसको आप जस्ट PYQ के आइडिया पे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज PYQ जब आप सॉल्व किए होंगे, जैसे देखिए 2019 का क्वेश्चन आया था, जनरली हम लोग एरोमेटिसिटी में पढ़ते हैं कि ये जो इसको क्या कहते हैं, पायरोल, और ये एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अच्छा पायरोल में नाइट्रोजन है, इसलिए ये गलत है, इसलिए सिस्टीन एंड थायोफिन, इसलिए आंसर 2 हो गया। और आपके 27 जनवरी को शिफ्ट 1 में भी पूछा था कि कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड स्ट्रॉन्ग है, और सॉल्व करने में भी हम फिर से बताए थे कि ये पायरोल होता है, और बेसिकली यहाँ का जो लोन पेयर है इन्वॉल्व हो जाता है और अवेलेबल नहीं होता, इसलिए एक वीक बेस होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आखिरी के कुछ क्वेश्चंस को। देखिए इसमें बताना है कि एक सॉल्यूशन ले लीजिए, ये कैसा सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का है, इसमें इलेक्ट्रोड ले लीजिए और इससे इलेक्ट्रिसिटी हम रन कर रहे हैं, 15 मिनट के लिए दोहराए हैं और इतना करंट है, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Zn, तो डिपोजिशन तो Zn का ही होगा, तो कितना डिपोजिट होगा, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, W बराबर ZIT, जहाँ Z क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई NF, और हमें W ही निकालना है बिकॉज मास ऑफ जिंक कितना डिपोजिट हुआ है, ये W ही हुआ, तो एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 65.4, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है 2, सिंप्लिसिटी के लिए फैराडे हम 96500 ले लेते हैं, सॉरी एक 2 ही जीरो होगा, इनटू करंट कितना है 0.015 एम्पियर, और टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं, तो 15 गुनी 1 मिनट में 60 सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर 46 आ जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा 10⁻⁻⁴ मेंटेन करना है। और अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअल जाने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझिए कि अगर हमें Zn2+ से Zn में जाना है, यानी 1 मोल से 1 मोल में जाना है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हम इसको कैसे बोलते थे, 2 फैराडे कूलम्ब चार्ज अगर हम देंगे तब 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 65.4, बिकॉज 1 मोल से 1 मोल जा रहा है, तो 1 मोल का मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट इतना हो गया, और उस 1 मोल में 2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो इतना हो गया। तो एक चार्ज में कितना होगा, 1 कूलम चार्ज में 65.4 डिवाइडेड बाई 2, और F को आप लिख सकते हैं 96500, तो इतना चार्ज में कितना प्रोड्यूस होगा, और इतना चार्ज क्या है, Q बराबर IT, I करंट इंटू टाइम, तो लिख सकते हैं 64.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू करंट, फिर ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आ गया सॉल्यूशन, यहीं से तो निकल कर आता है Z इंटू IT। ठीक है, तो जस्ट आप इसको वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते इसमें, यहाँ हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा हुआ है और 273 केल्विन पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो 283 पे क्या होगा। बट देखिए यहाँ सेम सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए, पाई बराबर CRT, सेम सॉल्यूशन है यानी कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा, तो हम कह सकते हैं पाई1 बराबर CRT1, और दूसरा हो जाएगा पाई2 बराबर CRT2। बस सॉल्व कर लीजिए, पाई2 बाई पाई1 विल गिव यू CRT2 बाई T1, CR CR से CR गया, तो पाई2 लिख सकते हैं पाई1 इंटू T2 बाई T1। तो आप यहाँ देखिए बेसिकली पाई1 दे रखा है 7 इंटू 10⁵, और पास्कल है, और यूनिट हमें चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप याद कीजिए पास्कल क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स न्यूटन, मीटर स्क्वायर नीचे हो गया तो आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, T2 क्या है 283, T1 कितना है 273। अब 10⁴ के टर्म में चाहिए तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 283 बाई 273 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 73। ये बेसिकली यहाँ से दिखेगा तो कट जाएगा, 7 3 21 और 6 और 3 7 9 63। अब 283 डिवाइडेड बाई 39 कर लीजिए, आ जाएगा 73, और बाद बाकी इतना को एज इट इज रहने देना है। इसमें देखिए, इसमें बताना है कि इन सभी में से किस किस में जो सेंट्रल एटम होगा उसमें सिर्फ एक लोन पेयर हमें चाहिए। आप देख सकते हैं हम NCERT का स्नैपशॉट यहाँ ले के रखे हैं, बिकॉज हम लोग एक सिली मिस्टेक कर सकते हैं ऑक्सीजन के केस में, आई मीन ओजोन वाला, तो हम इसको आपको ड्रॉ करके ही दिखा दे रहे हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, पहले आप O2 बनाइए, O2 कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप O2 लिखेंगे, और बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग बीच में देंगे, तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। बगल में नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग ड्रॉ करते थे, और इसका कंप्लीट नहीं है, सॉरी यहाँ ड्रॉ कीजिए, आप ये हटाइए, तो यहाँ से हम लोग एक डेटी बॉन्ड दिखाते थे, जिसके कारण से आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, और यहाँ एक लोन पेयर है। क्लियर है,
इसलिए यहाँ पर ओजोन में एक लोन पेयर निकलने को मिलेगा। और आप जानते हैं वाटर में 2 लोन पेयर आता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये हम लोग कितनी पढ़ते हैं याद ही हो जाता है, इसलिए गलत हो गया। SF4 की बात कीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 5 होना चाहिए, बट 4 बॉन्ड है यानी एक लोन पेयर होगा, तो ये भी होगा। ClF3 में आइए, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी अगेन ये 5 हो गया, 5 बॉन्ड होना चाहिए बट 3 है, तो ये यानी 2 लोन पेयर होगा, गलत। NH3 में एक लोन पेयर होता है हमेशा, हम लोग जानते हैं, ये भी सही है। BrF5 का आप सॉल्व कीजिए, 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12/2 यानी 6 बॉन्ड होना चाहिए बट है 5 बॉन्ड, यानी एक लोन पेयर होगा, ये भी सही है। HCF4 का जब आप निकालेंगे तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 6, यानी 6 बॉन्ड होना चाहिए बट 4 है यानी 2 लोन पेयर, ये भी गलत। तो टोटल कितना हो गया, ओजोन वाला है, SF4 है, अमोनिया है और BrF5 है, तो टोटल 4 पॉसिबल है जिसमें सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताना है कि हमें Kc का वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, Kp = Kc × RT⁻∆n, जहां ∆n क्या होता है, गैसियस लेते हैं वैल्यू। तो देखिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट 1 है, तो 2 - 1 विल गिव यू 1, सो ∆n का वैल्यू 1 हो गया। तो लिख सकते हैं Kp = Kc × RT⁻1, तो हमें Kc निकालना है, तो Kc क्या हो गया, Kp/RT हो गया। अब आप Kp का वैल्यू देखिए, पुट कर दीजिए, जस्ट 0.492 ATM है बाई RT, R का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 0.082 × लीटर ATM मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, लीटर से लीटर गया, मोल और लीटर इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो आप लिखिए 0.492 डिवाइडेड बाई 0.082 इंटू 300, और मोल ऊपर गया पर लीटर। और देखिए -2 के टर्म में चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ हटा दे, तो 492 82 इंटू 3, 100 का वैल्यू ऊपर ले गए, सॉरी -2 हो जाएगा बिकॉज 10⁻2 ऊपर जा रहा है, मोल पर लीटर। अब बस आप इसमें को सॉल्व कर लीजिए, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 × 1 = 3, 1 × 9 = 3, 6 × 18, 1 2 3 4 × 12, और अगर आप 82 से 164 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 × 4, 2 8 × 16 आ गया 2 का वैल्यू, तो इसलिए आंसर 2 होता है। अब इसमें देखिए बताना है कि इन सभी में से फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देगा। NCERT फिर से देखिए, फेलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, एल्डिहाइड के लिए, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है, नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा बिकॉज एसिटाल्डिहाइड आपका ये होता है, एसीटोन कीटोन नहीं देगा, एसिटोफिनोन कीटोन नहीं देगा, मिथेनल अगेन अल्डिहाइड है, देगा, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बेंजीन आ गया, नहीं देगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यानी अगेन एल्डिहाइड देगा। तो ये दिया और ये दिया, टोटल 3, तो आंसर इज 3। अब आइए आप इस पे, इसमें पहले हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए जिंक है यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो आप तोड़ेंगे और इस तरह से यहां पर एक और मॉलिक्यूल बनेगा बिकॉज 2 है। तो हमें क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यानी हर एक मॉलिक्यूल पे कितने ऑक्सीजन एटम है, हर एक मॉलिक्यूल पे एक ही ऑक्सीजन एटम है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है एक रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप में जा रहा है, अगर K1 K2 और K3 3 स्टेप हो गया, और ओवरऑल K का वैल्यू दे रखा हुआ है जो कि ये है, और तीनों स्टेप का अपना एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखा हुआ है। तो हमें बताना है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है और आप पढ़े हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे होता है, A × e⁻⁻ तो हम इसको लिख सकते हैं इसके बेसिस पर, तो A × e⁻⁻ इज इक्वल्स टू A1 e⁻⁻ डिवाइडेड बाई RT इंटू A2 e⁻⁻ E2, एंड देखिए सेम टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई A3 e⁻⁻ तो अगर हमें कंपेयर करना हो तो आप कह सकते हैं यहाँ से A1 A2 और A3 बाहर निकल जाएगा, तो कह सकते हैं
a इंटू ई टू द पावर, अच्छा हम इसको लास्ट में लिख लेंगे, अभी इन तीनों को ही लिखते हैं सिर्फ, a1 a2 बाई a3, और अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस EA1 डिवाइडेड बाई RT माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT, बिकॉज हम कॉमन होता है ना, जब बेस सेम हो और पावर हमें ऐड कर सकते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस EA3 डिवाइडेड बाई RT। तो हैंड राइटिंग गंदा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो लिख सकते हैं फाइनली A1 A2 A3, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तब क्या निकल कर आएगा, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 डिवाइडेड बाई RT। माइनस कॉमन क्यों लिए, बिकॉज आप लेफ्ट साइड देखिए तो यहाँ पे ही माइनस है, बिकॉज हमें कंपेयर करना है ना LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए क्या निकल कर आया है, पहला दो को जोड़िए यानी 50 40 90, और तीसरा में से घटा दीजिए -60, तो आंसर निकल के आ गया आपका 30। तो यही इसका सॉल्यूशन था। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में यही रहा, टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सॉल्यूशंस कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग शिफ्ट 2 को डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा बोलते बोलते मुंह भी दुख चुका है अब। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।